Hello and welcome all to today's video. In last video we discussed about the effects of World War I and how the World War I crippled the social and political situations of Europe, Germany, etc. and how the economical situation of USA had a worldwide impact and especially over Germany. In today's video, we will discuss about the rise of Hitler and the destruction of democracy. So, the crisis in economy, polity and society formed the background to Hitler's rise to power. तो ये जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल अनस्टेबल अनरेस्ट कंडीशन था वो कहीं ना कहीं हिटलर के पावर में आने के जो रास्ते थे उसको मोर इजियर कर दिया. हिटलर वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया इन 1889. तो हिटलर 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे. ही अर्न मैनी मेडल्स फॉर ब्रेवरी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. उनको पहले वर्ल्ड वॉर में उनके रोल के लिए बहुत सारे ब्रेवरी मेडल मिले हुए थे. द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम. और जो जर्मन हार गया था वर्ल्ड वॉर वन में वो कहीं ना कहीं हिटलर को अंदर से झिंझोड़ दिया था. The Treaty of Versailles made him furious. He joined the German Workers' Party and renamed it National Socialist German Workers' Party. Hitler joined German Workers' Party and later he renamed it as National Socialist German Workers' Party. और यही पार्टी आगे चल के नाजी पार्टी के नाम से जाना गया. In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power, but he failed and arrested. 1923 में हिटलर प्लान टू सीज द कंट्रोल ऑफ बावेरिया. यू कैन सी हियर, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं दिस इज बावेरिया. तो इसके पावर को सीज करना. मार्च टू बर्लिन. यू कैन सी ए रेड स्मॉल पैच ऑफ लैंड हियर. ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये बर्लिन है. तो बावेरिया के पावर को सीज करके बर्लिन तक मार्च करके पावर को कंट्रोल में लेना हिटलर का एम था 1923 में. बट ही फेल्ड मिजरेबली एंड ही गॉट अरेस्टेड. हिटलर उसमें फेल रहे और उनको अरेस्ट कर लिया गया. नाजिज्म बिकम ए मास मूवमेंट ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन. अब अंटिल ग्रेट डिप्रेशन जो नाजिज्म था, जो नाजिज्म का आइडियोलॉजी था वो उतना ज़्यादा वाइड एक्सेप्टेड नहीं था. लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के चलते जो नाजिज्म का आइडियोलॉजी था, जो नाजिज्म का कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे लोगों में ज़्यादा स्प्रेड होने लगा या लोग नाजिज्म को ज़्यादा अपनाने लगे. क्यों? जो नाजी प्रोपागेंडा था इट स्ट्रिप्ड होप ऑफ ए बेटर फ्यूचर. क्योंकि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किए थे कि ड्यू टू ग्रेट डिप्रेशन पीपल गॉट ए फियर ऑफ प्रोलेटारियलाइजेशन. लोगों को बेरोजगारी का डर सताने लगा, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन के डर सताने लगे, लोगों के पास काम नहीं थे, लोग खाली बैठते थे. दे जो यूथ थे जर्मन के वो अपने नेक के अराउंड प्लैकार्ड हैंग करके घूमते थे कि दे आर रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब. तो इस तरह की कुछ स्थिति बन गया था जर्मन पे अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर. तो उस टाइम में जो नाजी प्रोपागेंडा था, जो नाजी का आइडियोलॉजी था वो कहीं ना कहीं लोगों में एक बेटर फ्यूचर का होप स्प्रेड कर रहा था और उसके चलते नाजिज्म ज़्यादा पॉपुलर होने लगा. By 1932, the Nazi party had become the largest party with 37% votes in the Reichstag. Reichstag का मतलब है जर्मन का पार्लियामेंट. 1932 में जो नाजी पार्टी था वो लार्जेस्ट पार्टी बना 37% वोट्स के साथ टू रेस्टग. उसको रेस्टग में 37% वोट मिला और वो मेजॉरिटी पार्टी बन गया. रेस्टग यानी जर्मन का पार्लियामेंट. हिटलर वॉज ए पावरफुल एंड इफेक्टिव स्पीकर. जो हिटलर थे वो बहुत ही पावरफुल एंड इफेक्टिव स्पीकर थे. उनको अच्छा स्पीच देना आता था. वो एक बहुत अच्छे ओरेटर थे. ही प्रॉमिस्ड द पीपल ए स्ट्रॉन्ग नेशन, undo the injustice of the Versailles Treaty, restore the dignity of the German people,
employment, a secure future for the youth, to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracy against Germany। तो वो तो एक पावरफुल स्पीकर था ही, तो वो लोगों को क्या वादा करता था, ना कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा, जो वर्साइल ट्रीटी में उनके साथ अनजस्टिस हुआ है उसको वो अंडू करेगा, जो जर्मन का डिग्निटी हैम्पर हुआ है उसको वो रिस्टोर करेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, वहाँ के जो यूथ हैं उनको एक सिक्योर फ्यूचर दिलाएगा, और जो फॉरेन इन्फ्लुएंसेस है जर्मनी के ऊपर उसको वो अपरूट कर देगा वहाँ से। एंड जो भी फॉरेन कॉन्स्पिरेसी उनके अगेंस्ट, जर्मन के अगेंस्ट जो फॉरेन षड्यंत्र हो रहे हैं उन सबको वो नहीं होने देगा। ये सारा हिटलर का वादा था जर्मन पीपल के लिए। और ग्रेट डिप्रेशन के चलते जो हालात बन गया था जर्मन का, तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रोमिसेस वहाँ के पीपल को एक बेटर फ्यूचर के होप देते थे। His politics included the significant rituals and spectacle in mass mobilization। तो उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा होते थे, नाजियों का जो पॉलिटिकल एजेंडा होते थे, वो एक पर्टिकुलर काइंड के रिचुअल, हर मास मोबिलाइजेशन, वो एक पर्टिकुलर काइंड के रिचुअल हर रैलीज, हर मूवमेंट, हर मास गैदरिंग में फॉलो करते थे। और मास मोबिलाइजेशन करना यानी कि किस तरह से ज़्यादा लोग उनके जो रैलीज में, उनके स्पीचेस में, उनके नाजियों के एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस तरह से शामिल हों, मोर नंबर ऑफ पीपल किस तरह से वहाँ पे दिखें, वो उनका मेन एजेंडा हुआ करता था। तो Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people। नाजी क्या करते थे, बड़े बड़े रैलियां निकालते थे, बड़े बड़े पब्लिक मीटिंग्स हेल्ड करते थे। क्यों? ताकि उनका जो दो इम्पॉर्टेंट एजेंडा था वो उसको उसमें रिफ्लेक्ट कर पाए। एक तो सिग्निफिकेंट रिचुअल, क्या सिग्निफिकेंट रिचुअल है उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, एंड मास मोबिलाइजेशन, किस तरह से ज़्यादा पीपल उसमें दिखें। और उससे क्या होगा कि जो मीडिया में जो न्यूज़ेस आएंगे कि मान लो हिटलर का उससे क्या होगा, जो मास मीडिया में, जो प्रेस में खबरें आएंगे कि हिटलर का रैली था या हिटलर के पब्लिक मीटिंग्स या पब्लिक गैदरिंग थे उसमें इतने लोग आए थे, तो उससे क्या रिफ्लेक्ट होगा कि उनके सपोर्ट में कितने लोग हैं वो लोगों को दिखेंगे, या कितने लोग हिटलर को सपोर्ट करते हैं वो ज़्यादा छलकेगा, वो उनका मोटो था। एंड सेकंड था कि इस मास गैदरिंग से या ज़्यादा से ज़्यादा पीपल इकट्ठे होने से, उनके स्पीच सुनने से, पब्लिक रैलीज में पार्टिसिपेट करने से जो लोग हैं उनके आपस में एक सेंस ऑफ यूनिटी प्रिवेल करेगा, वो उनका मोटो था। द रेड बैनर विथ द स्वस्तिका, द नाजी सल्यूट and the ritualized round of applause after the speeches were all part of his spectacle of power। तो जो कुछ सिग्निफिकेंट रिचुअल वो फॉलो करते थे वो क्या होता था, उनके हर रैलीज में, उनके हर गैदरिंग में, उनके हर मास मोबिलाइजेशन में जो कॉमन चीज़ें होते थे वो होता था ना रेड बैनर विथ द सिंबल ऑफ स्वस्तिका। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये पिक्चर में जितने सारे रेड बैनर्स हैं, हर बैनर में एक स्वस्तिका का सिंबल है, ये उनका कॉमन होता था। द नाजी सैल्यूट, ये नाजी सैल्यूट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। द सैल्यूट जो हिटलर यहाँ पे किए हुए हैं पिक्चर पे, ये था नाजी सैल्यूट। एंड ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज आफ्टर एवरी ऑफ हिज स्पीच, जो उनके हर स्पीच के बाद तालियों के गड़गड़ाहट, लोगों के किलकारियाँ, ये सारे कॉमन होता था हर मास मोबिलाइजेशन में, ये सारा कॉमन रिचुअल्स होता था। नाजी प्रोपागेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए मसीहा, ए सैवियर। और जो नाजी प्रोपागेंडा था, उनका जो प्रोपागेंडा मीन्स एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैसेज कन्वे करना, तो जो नाजी प्रोपागेंडा था वो बहुत ही चालाकी से हिटलर को इस तरह प्रोजेक्ट करता था जैसे हिटलर एक मसीहा है, और वो लोगों को जो तकलीफ से वो लोग गुजर रहे हैं उससे उन लोगों को अपलिफ्ट करेगा या उससे उन लोगों को बाहर निकालेगा। इस तरह का एक पोर्ट्रे किया जाता था हिटलर का। देन एज हिटलर केम इनटू पावर,
द destruction ऑफ डेमोक्रेसी स्टार्टेड। जैसे हिटलर पावर में आ गया विथ मेजॉरिटी ऑफ वोट टू रेस्टेक, ही स्टार्टेड डिस्ट्रक्टिंग डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी होता है ये मच डीपर वर्ड है और डेमोक्रेसी के बहुत सारे एसेंस होते हैं। हम डेमोक्रेसी का मतलब समझते हैं इट इज़ द रूल बाय पीपल और इट इज़ द रूल ऑफ पीपल। तो ये ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, उसका जो सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वही हम डेमोक्रेसी के लेते हैं। लेकिन ये जितना सिंपली हम डिफाइन कर दिए उतना सिंपल है नहीं। डेमोक्रेसी के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारे एसेंस हैं और उसमें से एक भी अगर एसेंस फुलफिल नहीं हो पाता है तो फिर डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग नहीं रहता है। तो हम आगे आगे डिस्कस करेंगे कि वो किस किस फॉर्म में डेमोक्रेसी को हटाने के या डेमोक्रेसी को अल्टर करने की कोशिश किया। On 30th June 1933, Hitler received the chancellorship, the highest position in the cabinet of minister by president. तो 30th of June 1933 के जून 30 को उसको चांसलरशिप का पोजीशन मिला बाय प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग। तो जैसे हमारे इंडिया में मान लीजिए हमारे जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनका जो हाईएस्ट पोस्ट होता है दैट इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक उसी तरह जर्मन के कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर में जो हाईएस्ट पोस्ट होता है उसको चांसलर कहा जाता है। तो जनवरी 30 ऑफ 1933 में हिटलर को चांसलरशिप का पोस्ट मिला। हिटलर नाउ सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। और जैसे उसको चांसलरशिप मिल गया ही स्टार्टेड डिसमेंटलिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी। और जैसे उसको पावर मिल गया वो धीरे धीरे डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का हर वो कोशिश या किस तरह से डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक, उसके एसेंस को धीरे धीरे हटाया जाए उस पर लग गया। The fire decree of 28 February 1933 suspended the civic right। तो 30 जून को हिटलर चांसलर बनता है एंड somehow no one knows in a mysterious way, कैसे हुआ आज तक किसी को नहीं पता। 30 जनवरी को हिटलर चांसलर बनता है एंड somehow 28 फरवरी एक ही महीने के अंदर somehow उनके जो रेस ट्रक था उसमें फायर सेट हो जाता है और जिसके कारण बहुत सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जल जाते हैं। और उस मौके का फ़ायदा लेकर हिटलर क्या करता है, सिविक राइट को सस्पेंड कर देता है। और उसमें क्या क्या बैन हो जाता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये सारी चीज़ों को बैन कर दिया जाता है। यानी कि लोग अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट फ्रीली बोल नहीं सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोग या प्रेस में कुछ छापा नहीं जा सकता है एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली पे भी बैन लग गया। यानी कि लोग कहीं पे भी गैदरिंग नहीं फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि लोग गैदर होंगे तभी तो वो कंट्री के पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर डिस्कस करेंगे तभी तो उनको पता लगेगा कि गवर्नमेंट सही कर रहा है कि नहीं सही कर रहा है। वो सारी चीज़ अब नहीं होने वाला था। कोई किसी को गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने का हक नहीं था, यानी कि गवर्नमेंट सही करे या गलत करे आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। प्रेस में गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ छपेगा नहीं, यानी कि प्रेस में जो गवर्नमेंट को फेवर करने वाली चीज़ें हो, जो गवर्नमेंट को लगे कि हाँ ये सही है, वही चीज़ें ही छपेंगे। यानी कि लोगों के पास अब फुल ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं रहेंगे, उनको गवर्नमेंट की गलतियों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा और उसके हर फैसले को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाएगा या उसके पॉजिटिव साइड को दिखा के ही पोर्ट्रेट किया जाएगा एंड देन कोई मास गैदरिंग नहीं हो पाएगा। और ये सारे डेमोक्रेसी के छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे हम अपना गवर्नमेंट खुद चुन सकते हैं, गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं, गवर्नमेंट अगर कुछ डिसीजंस लेता है और हमें लगता है कि वो सही डिसीजन नहीं है तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब जर्मन के लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। Communists were hurriedly packed off to new established concentration camp। जो कम्युनिस्ट थे, जो इक्वालिटी, सोशलिज्म जैसे ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स में बिलीव रखते थे, जो चाहते थे कि लोगों में इक्वालिटी हो, जो चाहते थे कि एक सोशलिस्ट नेशन फॉर्म हो, वो सारे लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। यानी कि जो जर्मन गवर्नमेंट था वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनवाए थे, यानी कि एक
आइसोलेटेड एरिया में, एक सेपरेट से एरिया में बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड थे जहां से निकल पाना आसान नहीं था, और जो लोग कम्युनिस्ट थॉट के थे उन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था। ऑन 3rd March 1933, the famous Enabling Act was passed. This act established dictatorship in Germany. और 3 मार्च 1933 को 30 जनवरी में वो चांसलर बना है। 28 फरवरी से सिविक राइट को कैंसिल कर दिया गया है। 3 मार्च यानी कि वो अभी जीता ही नहीं, 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, एंड द फेमस एनाबलिंग एक्ट वॉज पास्ड। और एनाबलिंग एक्ट क्या था ना, जिसके चलते जर्मनी में डिक्टेटरशिप बन गया, यानी कि डेमोक्रेटिक सेटअप से उसको डिक्टेटरशिप में ले जाया गया, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट अब आवाज़ नहीं उठा सकता है, गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगा वही फाइनल डिसीजन होगा। इस तरह से वहाँ पे डिक्टेटरशिप रूल चालू हो गए। और ये एनाबलिंग एक्ट इट गेव हिटलर ऑल द पावर टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। और ये एनाबलिंग एक्ट हिटलर को पार्लियामेंट के जो रूल्स थे उसको साइडलाइन करने में मदद की, यानी कि अब वो पार्लियामेंट के कोई भी रूल फॉलो नहीं करेगा और उसके लिए कोई उसको क्वेश्चन भी नहीं करेगा। All political parties and trade unions were banned except for the Nazi party and its affiliate. हर वो अलग पॉलिटिकल पार्टी पे अब रोक लगा दिए गए, सिर्फ नाजी पार्टी और उसके अफिलिएट्स पार्टी को छोड़कर, और बाकी सारे जितने पॉलिटिकल पार्टी थे उनको बैन कर दिया गया। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, यानी जहाँ पे भी लोग एसोसिएशन फॉर्म करने के चांसेस थे, हर वो चीज़ को बंद कर दिया गया। सिर्फ नाजी पार्टी और उसके अफिलिएट्स ग्रुप ही अब एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। किसको हम रियल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं उसको जब डिस्कस करेंगे उसमें पढ़ेंगे कि पहले तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में मोर देन वन पार्टी होना चाहिए। जो हम वोट से एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हम खुद अपने रूलर चुनते हैं, तो उसके लिए हमारे पास पहले ऑप्शन तो हो, अगर एक ही पार्टी है तो उसमें वोट देना ना देना या चूज करने ना करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर एक से ज़्यादा पार्टी है तभी हम किसी को चुनेंगे, चॉइस वाला बात वहाँ पे आता है। उसमें अगेन सिर्फ नाम के मल्टी पार्टी होना डेमोक्रेसी नहीं है। अगर देयर आर 7 पार्टीज और सारे एक मेन पार्टी के अफिलिएट पार्टी हैं, यानी जो अफिलिएट्स पार्टी होंगे उनका कहीं ना कहीं जो मेन पार्टी होगा उनके आइडियोलॉजी सिमिलर होंगे। तो अगर 7 पार्टी हैं और 7 पार्टीज के जो प्रोपेगेंडास हैं, जो आइडियोलॉजीज हैं, वो सारे सेम हैं, तो ये आपको रियल चॉइस ऑफर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल आप सोच लो, घर पे पापा आइसक्रीम लाए हैं, ठीक है, और आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, तो आप सोचो आपके पापा 7-8 वैरायटीज़ के आइसक्रीम लाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के, और आपको बोलेंगे कि तुम इनमें से कौन सा फ्लेवर खाना चाहते हो चुनो। तो अगर एक वेनिला होगा, एक स्ट्रॉबेरी होगा, एक चॉकलेट होगा, एक पिस्ता होगा, इस तरह से डिफरेंट फ्लेवर है, तब आप चूज कर पाओगे कि हाँ आपको कौन सा खाना है। मान लो वनीला वो मोस्ट कॉमन होता है, तो मान लो वनीला फ्लेवर के ही 7 आइसक्रीम के डिब्बे लाए हैं और बोलेंगे कि तुम इनमें से कौन सा फ्लेवर खाना चाहते हो चुनो, तो तुम जो भी चुनोगे वो वनीला ही निकलेगा। तो क्या वो रियल चॉइस हुआ? तो यही होता है रियल चॉइस का मतलब, यानी कि अगर मोर देन वन पार्टी होंगे और सबके अलग अलग आइडियोलॉजीज होंगे, सबके अलग अलग एजेंडा होंगे, तब जाके हमें रियल चॉइस मिलता है। अगर हमारे पास सिर्फ बोलने के लिए 10 पार्टीज हैं लेकिन हर किसी की आइडियोलॉजी सेम है, तो हमारे पास रियल चॉइस नहीं रहता है और वो कहीं ना कहीं रियल डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगा। तो उसी तरह जर्मन में क्या हुआ ना, हर पॉलिटिकल पार्टीज, हर ट्रेड यूनियन पे बैन लगा दिया गया, सिर्फ नाजी पार्टी और उसके अफिलिएट पार्टी को छोड़कर। द स्टेट एस्टेब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशियरी। तो उनका जो इकोनॉमी था, यानी गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगा इकोनॉमी के रिलेटेड वही होगा, गवर्नमेंट जो चाहेगा वही मीडिया में आएगा, गवर्नमेंट जो चाहेगा वही आर्मी उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करेंगे, एंड गवर्नमेंट के फेवर में ही जुडिशियल डिसीजंस होंगे। तो जैसे हम पढ़ते हैं, जो जुडिशियरी है वो एक ऑटोनॉमस, वो एक इंडिविजुअल बॉडी है, क्योंकि जब गवर्नमेंट भी हमारे राइट्स, जो राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी
करता है, अगर उसको गवर्नमेंट भी डिट्योर करता है तो हम उसके अगेंस्ट जुडिशियरी में अपील कर सकते हैं। तो जो जुडिशियरी है इट कम्प्लीटली ए सेपरेट बॉडी, और वो रहना जरूरी भी है, सो दैट जो पावर में रहेगा वो पावर का मिस यूटिलाइजेशन नहीं करेगा। लेकिन सोचो, जहाँ पे मीडिया, जिसको हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, मीडिया के थ्रू हम गवर्नमेंट के गुड एंड बैड साइड्स, उसके गुड एंड बैड डिसीजंस के बारे में जान पाते हैं। अगर मीडिया में गवर्नमेंट के फेवर में सिर्फ उसके फेवर के ही न्यूज़ आए, सिर्फ उसके फेवर में या उसके फॉर में न्यूजेस आना, जुडिशियरी का डिसीजंस गवर्नमेंट के फेवर में ही होगा, तो सोचो जो सिविलियन हैं उनको क्या जस्टिस मिलेगा, या गवर्नमेंट क्यों डिक्टेटरशिप नहीं जमाएगा। तो इस तरह के कुछ हाल वहाँ पे बन गए थे। तो जो जर्मन था वहाँ का सिचुएशन ऐसा बन गया था कि वहाँ के जो आर्मी, वहाँ के इकोनॉमी, वहाँ के मीडिया, वहाँ के जुडिशियरी, हर चीज़ पे गवर्नमेंट का, स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का ही कंट्रोल चलता था। स्पेशल सर्विलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्स वेर क्रिएटेड टू कंट्रोल द पीपल एंड रूल एज नाजी वांटेड। स्पेशल सर्विलियंस टीम बनाया गया जिनका काम था लोगों के ऊपर निगरानी रखना कि कौन नाजी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, कौन नाजी को पसंद नहीं करता है, कौन नाजी के अगेंस्ट बोल रहा है, सो दैट दे कैन पनिश दैम, और नाजी अपने मर्जी से रूल कर सकें, उसके लिए स्पेशल सर्विलियंस टीम भी फॉर्म कराए गए। अपार्ट फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड द एसए और द स्टॉर्म ट्रूपर, ये एसए, स्टॉर्म ट्रूपर और जो उनका रेगुलर पुलिस थे ये पहले से एग्जिस्ट थे। इनके अलावा और भी नए नए ग्रुप को हायर किया गया, जैसे गैस्टापो जिनको सीक्रेट स्टेट पुलिस कहा जाने लगा, द एसएस जिनको प्रोटेक्शन स्क्वाड कहा जाता था, द क्रिमिनल पुलिस और सिक्योरिटी सर्विस जिनको एसडी कहा जाता था, गैस्टापो एंड देन एसएस एंड देन एसडी, इस तरह से अलग अलग सिक्योरिटी सर्विस वालों को हायर किया गया। एंड it was the extra constitutional powers of these newly organized forces जैसे कि गेस्टापो, एसएस, एसडी that gave the Nazi state the reputation of most criminal state। और ये जो गेस्टापो, एसएस, एसडी, ये जिसको चाहे उसको अरेस्ट कर पाते थे, जिसको चाहे उसको टॉर्चर चैम्बर में भेज देते थे, जिसको चाहे उसको कंसंट्रेशन कैंप में भेज देते थे, और उनके ऊपर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री नहीं था, वो फ्री थे ये सब करने के लिए, उनको कोई क्वेश्चन नहीं करता था क्यों किए, बेवजह किसी को अरेस्ट कर लेना, किसी को भी टॉर्चर चैम्बर में भेज देना, किसी को भी कंसंट्रेशन कैंप में भेज देना, ये अपने मनमानी कर सकते थे। और यही सारे कैरेक्टरिस्टिक था जो नाजी जर्मनी को मोस्ट क्रिमिनल स्टेट का दर्जा दिलाता था। ओके, तो क्या क्या मनमानी करते थे ये लोग ना, जिसे चाहे उसे, जो गेस्टापो के टॉर्चर चैम्बर्स थे, जिसे चाहे उसको टॉर्चर चैम्बर में भेज देते थे, जिसे चाहे उसको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, जिनके ऊपर उनको डाउट होता था, या कोई अगर नाजी के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट होता था या उसका सपोर्टर नहीं होता था, तो उसको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिए जाते थे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स क्या था उसके बारे में तो हम लेटर ऑन और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड देन जिसे चाहे उसको विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर अरेस्ट कर सकते थे। इस तरह के मनमानी वो लोग करने लगे थे। द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर टू रूल विथ इम्प्यूनिटी। और ये जो न्यूली रिक्रूटेड पुलिस फोर्सेस थे डिफरेंट काइंड के, जैसे गेस्टापो, एसएस, क्रिमिनल पुलिस और सिक्योरिटी सर्विस एट्सेट्रा, इन लोगों को एक्स्ट्रा पावर मिला था कि वो अपनी मनमानी कर सकते हैं विदाउट रेस्पेक्टिंग लॉज, विदाउट एनी लॉ बाउंड्रीज एट्सेट्रा। तो इस तरह का हालत बन गया था जर्मन में आफ्टर हिटलर्स राइज टू पावर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।